हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मास्टर क्लास सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। तो बेटा आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन, ठीक है, 15 मिनट में इसको कराने वाला हूं। और अभी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 20 मिनट के अंदर मैं करा चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, और आप उसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि दोनों चैप्टर का वेटेज, ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज है। पूरी बायो का जूलॉजी बॉटनी मिला दी जाए ना, सबसे बड़ा वेटेज, ठीक है, इन दोनों चैप्टर का है। तो उसको अच्छे से कर लेना। इसमें पूरी एनसीईआरटी मैंने इंक्लूड कर दी है। 13 क्वेश्चन आए बेटा, 13 क्वेश्चन दोनों को मिला करके, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड कर दी है, एक एक लाइन इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, ये सम्मान के चलो, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड है इसलिए, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। बच्चों की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड कुछ लेकर के आओ। तो एक लेक्चर आज आपको मिल जाएगा, वो नॉर्मल लेक्चर नहीं है, उसके अंदर मैंने एक एक ईयर वाइज पूरा दिया है कि 2025 में डायग्राम बेस्ड कौन से क्वेश्चन आए थे, 24 में कौन से थे, ठीक है, 20 समझ रहे हो, हाँ, 2023 में कौन से थे। इस तरीके से मैंने लगभग 9 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस किया है, वो एक्सप्लेन किया है, और फिर ठीक है पूरी जूलॉजी के डायग्राम जितने भी थे वो सारे डाल दिए हैं। एक बार देख जरूर लेना, उससे बहुत सारी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। स्टार्टिंग का जो 5 मिनट का सेशन होगा ना, वो सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत क्लियरिटी आएगी आपको कि एक्चुअल में क्या होने वाला है 2026 के अंदर, ठीक है। तो वो आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 15 मिनट के अंदर। एकदम एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। तो सबसे पहले मैं 4 एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की कवर करूंगा, ठीक है, फिर मेडिकल की। एग्रीकल्चर में गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, और बीटी टॉक्सिन, ये 4 हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। अगर मैं गोल्डन राइस की बात करता हूं तो पहले एक बात आती है कि गोल्डन राइस ये एप्लीकेशन थी किस वजह से आई, प्रॉब्लम क्या थी। मैंने कहा था न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस करना था, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस करने का मतलब है कि एक टेम्परेट रीजन था जहां पर विटामिन ए की लोगों में डेफिशिएंसी थी। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमने नॉर्मल राइस को गोल्डन राइस में कन्वर्ट किया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, प्रोटीन। क्लियर है बिल्कुल। तो हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन जीन को, ठीक है, उठाया, डैफोडिल से निकाला, और एक वेक्टर लिया, क्योंकि प्लांट के केस में एक ही वेक्टर यूज करोगे, टीआई प्लाज्मिड जोड़ा, और एक टेम्परेट यानी नॉर्मल जो राइस का स्ट्रेन था उसमें इंसर्ट कर दिया, और उसके अंदर बीटा कैरोटीन का डिपोजिशन चालू हो गया और बन गया गोल्डन राइस, ठीक है। और आइजा सटाइवा, तो इट इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ओराइजा सटाइवा, एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू विटामिन ए, आइसोलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन जीन, डैफोडिल से आइसोलेट किया, ठीक है। और प्लाज्मिड कौन सा था, टीआई प्लाज्मिड था, ठीक है। नॉर्मल राइस के अंदर जब हम टीआई प्लाज्मिड को डाला तो बन गया गोल्डन राइस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए, इट इज अ प्रो विटामिन ए, ये विटामिन ए का प्रो फॉर्म है बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस करने का मतलब है यहां पर हम विटामिन विटामिन ए की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर बिल्कुल। दूसरा था फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक है। जो फ्लेवर सेवर का मतलब है, एक्चुअल में बहुत सारी केसों में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी होते हैं, यानी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं और वो टमाटर पक गया या कोई फल है वो पक गए, ठीक है, समय से पहले, तो लॉस हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहां पर हमने फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया, ठीक है। इट इज अ ट्रांसजेनिक टमाटो, ठीक है। इसमें हमने एक टेक्निक यूज की, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए टमाटर जो थे वो पक जाते थे समय से पहले, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम था, एक जीन था, उसके एक्सप्रेशन से एंजाइम बन रहा था, उस एंजाइम की वजह से इनकी रैपनिंग फास्ट हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था। तो हमने क्या काम किया, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया हमने। आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू हमने क्या किया, एक आरएनए के थ्रू उस आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना है जो उस एंजाइम को बना रहा था, जो उसके राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस यूज फॉर साइलेंसिंग ऑफ पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, इसको आपने साइलेंट कर दिया, समझ रहे हो। इसकी वजह से एक्सप्रेशन नहीं हुआ, एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो एंजाइम नहीं बना, एंजाइम नहीं बना तो सिंपल सी बात है वो जैसे थे वैसे ही रहे, ठीक है। तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया है, ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटो के अंदर। अब आती है बीटी टॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब बीटी टॉक्सिन करता क्या, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाता है, या कह सकते हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाता है इस टेक्निक से। तो हमने एक बैक्टीरिया देखा, बैसिलस थ्रियोंजेंसिस, बैक्टीरिया का नाम क्या था, बैसिलस थ्रियोंजेंसिस। उसके अंदर एक जीन था क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन जो एक प्रोटीन बनाता था, जो इनएक्टिव प्रोटीन थी वो बैक्टीरिया के अंदर बनती थी, क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया बैसिलस थ्रियोंजेंसिस करता क्या, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाता है, जीन क्राइजीन
इनएक्टिव प्रोटीन क्रायोप्रोटीन एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, एक्टिव होते हैं इनएक्टिव, इनएक्टिव बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। एक्टिव कब होते हैं? जब ये प्रोटीन किसी इंसेक्ट की मिड गट में जाएंगे, मिड गट जहां पर एल्कलाइन मीडियम था वहां ये एक्टिवेट होते हैं और इंसेक्ट के लिए नुकसान करते हैं। ना तो प्लांट को कोई नुकसान, ना हमें कोई नुकसान, इंसेक्ट को नुकसान था, क्योंकि इंसेक्ट की मिड गट में कुछ एंजाइम थे जो हाईली एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होकर के, ठीक है, इस प्रोटीन को एक्टिव कर देते हैं। और जब प्रोटीन एक्टिव होती है तो मिड गट से चिपक जाती है, सोल्यूबलाइज हो जाती है और इंसेक्ट की मिड गट में होल बना देती है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक्टिव टॉक्सिन अटैच विद वॉल ऑफ मिड गट, ठीक है, सोल्यूबलाइज, क्रिएट पोर, स्वेलिंग, लाइसिस, खत्म, ठीक है। तो इसको हम जान गए, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया? हमने इस जीन को निकाला, किस जीन को? क्रायोजीन को। क्रायोजीन को वेक्टर में जोड़ा, टीआई प्लाज्मिड में, और अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग टाइप के हमने जीन को इंसर्ट कर दिया और उन अलग अलग क्रॉप को अलग अलग इंसेक्ट के हिसाब से हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया, यानी पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना दिया। ये मेन टेक्निक थी। अब इसमें कौन से हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप कौन कौन से बना चुके हैं भाई? कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, बस इतने नाम याद रख लेना, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं 6 नाम और इन्हीं पर क्वेश्चन आएगा। फिर से बोल रहा हूं, कॉटन, कॉर्न, ये तो आपको डिटेल मिलेगा। इसके अलावा 4 और याद रखने हैं, ठीक है। राइस, सोयाबीन, राइस, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो टोमेटो याद रहेगा, राइस और सोयाबीन आपको ऐड करना है, ठीक है। और कॉर्न और कॉटन के बारे में तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंसेक्ट कौन कौन से यूज होते हैं? लेपिडोप्टेरन, मेनली आपने फोकस किया लेपिडोप्टेरन, क्योंकि जो भी आपको नुकसान है लेपिडोप्टेरन से है, जैसे टोबैको बड बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब, कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल बॉम्ब, ये 2 दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, टोबैको बड बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब। और मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंटल दिखा रखा है एनसीईआरटी ने कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल बॉम्ब के ऊपर दिखा रखा है, ठीक है। तो मेनली आपको समस्या किससे? लेपिडोप्टेरन से। कोलियोप्टेरम्स और डायटेरम्स से आपको समस्या नहीं है, क्योंकि बीटल्स आते हैं, और डायटेरम्स में फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, जब भी किसी क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना होता है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जीन कौन कौन से यूज करते हैं? क्राई फर्स्ट ए बी और क्राई सेकंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए सी। ध्यान रखना, क्राई फर्स्ट पहले आया, सेकंड थर्ड फोर्थ बाद में आया, ए बी पहले आया, ठीक है, सी तो बाद में आया। तो फर्स्ट और ए बी ये कॉर्न बोरर के लिए यूज होगा। इसके अलावा क्राई सेकंड ए बी या क्राई फर्स्ट ए सी, बी भी नहीं है सी, ये कॉटन बॉल बॉर्न के लिए यूज होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। क्राई फर्स्ट पहले आया, ए बी पहले आया, क्राई सेकंड बाद में आया, और ए सी आया। यहां पर क्राई फर्स्ट में भी ए सी आया, तो ये भी ए सी बाद में आएगा। तो ये दोनों हमेशा कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए यूज होते हैं, कॉर्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट ए बी यूज होता है, ठीक है। जब भी किसी क्रॉप को आपको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है तो क्या देखते? चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन, भाई कौन सा जीन यूज करना है, ये करना है, ये करना है, ये किस पर डिपेंड करता है? क्रॉप और टारगेट पेस्ट दोनों पर डिपेंड करता है। चॉइस ऑफ जीन दोनों पर डिपेंड करता है, कौन सी क्रॉप है और उस क्रॉप को किस पेस्ट के अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंट बनाना है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यानी क्योंकि भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर ग्रुप के लिए एक खास टाइप का बीटी टॉक्सिन होता है, हर ग्रुप के लिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आती है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए आए यानी आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, यानी एक ऐसा आरएनए, भाई आरएनए एक प्रोटीन बना रहा था तो उसका भाई आरएनए आया, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और उससे जुड़ गया। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है, राइबोसोम बाइंड नहीं करेंगे। तो इस टेक्निक को हमने यूज किया किसी भी जीन को साइलेंट करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि भाई कहां यूज कर रहे हैं? पेस्ट या नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। भाई टोबैको प्लांट था, उसकी रूट में, ठीक है, राउंड वॉर्म मिलेटोगाइनिन कोग्नेसिया, टोबैको प्लांट की रूट में राउंड वॉर्म मिलेटोगाइनिन कोग्नेसिया का इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से ईल्ड पर इफेक्ट पड़ा, नुकसान हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है। तब इन्होंने इस टेक्निक को इजादा खोजा, ठीक है। तो नेमाटोड कौन सा था? मिलेटोगाइनिन कोग्नेसिया, राउंड वॉर्म था। प्लांट कौन सा था? रूट ऑफ टोबैको। टेक्निक क्या यूज किया? आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन, जबकि आरएनए इंटरफेरेंस हर यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहा, हर यूकैरियोटिक सेल में एक सेल्फ, समझ लो, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। यस, टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। जैसे मेथड क्या है साइलेंसिंग का? सिंपल मेथड है, साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। भाई एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो जिस जीन को साइलेंट करना है, और ठीक है, उसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, हो गई साइलेंसिंग,
सिंपल सी बात है, साइलेंट कर दिया आपने। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, डिटेल एनसीईआरटी तो कवर है, ये पूरी एनसीईआरटी में इतना ही है। समझाने के लिए मैं डिटेल क्लास में बताता हूँ कि निमेटोड एक ऐसी प्रोटीन बनाता था जिसकी वजह से वो प्लांट पर पैरासाइट होता था। तो बस उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को साइलेंट कर दिया हमने, ठीक है। यानी जब भी निमेटोड आएगा उस प्लांट को खाएगा तो प्लांट के अंदर ऑलरेडी उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने बना दिया है पहले से, तो जब भी इनटेक करेगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आकर के उसके आरएनए से बाइंड करके उसको साइलेंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको यूज किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी है, देख लो। सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या है, किसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को आप एंटर कराओगे, ठीक है। तो आप वायरस यूज कर सकते हो या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, इनको जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इनके पास एबिलिटी होती है अपने को डिटैच करके कहीं से भी जोड़ लेने की, किसी भी क्रोमोसोम से जोड़ सकते हैं ये अपने को, किसी भी चीज से बाइंड करा सकते हैं अपने को, ऐसी वायरस के पास भी एबिलिटी होती है, ठीक है। ये मेन सोर्स था। अब आती है एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर। तो मेडिसिन में दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कितने कितने बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल चुका है, 30 और इंडिया में कितने अप्रूवल मिल चुके हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, 12 तो 30 वर्ल्ड लेवल पर और 12 इंडिया लेवल पर, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें इंसुलिन आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अगर मैं इंसुलिन की बात करता हूं तो पहले पता होना चाहिए इंसुलिन हमारे अंदर बनता कहां है और क्या करता है। भाई हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल में इंसुलिन बनता है, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है ना, उस ग्लूकोज को, ठीक है, सेल के अंदर एंटर करा लेना और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देना। सिंपल सी बात है, ये काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है इंसुलिन। अगर मैं इंसुलिन की बात करता हूं, जब जिन लोगों के अंदर इंसुलिन नहीं बनता तो उन लोगों के लिए हम क्या करते थे भाई, कैटल से या पिग से इंसुलिन आइसोलेट करते थे, प्रोटीन होती है ना, और आपको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, खिलाया नहीं जाता था क्योंकि प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोटीन वाली चीजें क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट की जाती थी। पर जब कैटल और पिग का इंसुलिन आप किसी ह्यूमन बॉडी में डालोगे तो उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती थी। ये एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तब जाकर के चैलेंज लिया साइंटिस्टों ने और एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, इसको हिमुलिन बोलते हैं, ठीक है, एला लिली कंपनी ने, ठीक है। वो मैं बताता हूं। अब पहले समझो कि हमारे अंदर इंसुलिन बनता कहां है और कैसे बनता है। तो अगर मैं अपने अंदर इंसुलिन की बात करता हूं, बीटा सेल में प्रो इंसुलिन बनता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इनएक्टिव होता है। प्रो इंसुलिन बनता है, इनएक्टिव होता है, सिंथेसाइज बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। कैसे बनता है भाई, 3 चेन होती है, ए चेन, बी चेन, और इनको जोड़ने के लिए होती है सी चेन, जोड़ने के लिए होती है सी चेन, ठीक है। और ये आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से, ए, सी और बी, जिसमें 21, इसमें 33, इसमें 30 अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल इमेच्योर या प्रो इंसुलिन में 84 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, 84 अमाइनो एसिड। जब मैच्योरेशन होता है पैनक्रियाज में तो सी चेन अलग हो जाती है, सी चेन अलग हो गई, 33 अमाइनो एसिड अलग हो गए, तो टोटल 51 अमाइनो एसिड बचे। बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन कितने अमाइनो एसिड बचे, 51 अमाइनो एसिड बचे ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ओनली 51 अमाइनो एसिड। याद है, कोई डाउट? हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, कैसे बनाई। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कंपनी का नाम था एलाई लिली, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी। 1983 में, कब, 1983 में इस कंपनी ने, यस 1983 में इस कंपनी ने, ठीक है, होस्ट क्या लिया, इकोलाई वेक्टर कौन सा लिया, पीवीआर 322। बस इन्होंने इंसुलिन ए चेन और बी चेन के जीन को निकाला, पीवीआर 322 में जोड़ा और अलग अलग होस्ट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यानी ए चेन अलग होस्ट में बन रही है, अलग इकोलाई में, बी चेन अलग इकोलाई में बन रही है, बाद में दोनों चेन को आइसोलेट करके, बस चैलेंज क्या था कि इनको जोड़ा कैसे जाए। तो ए और बी चेन को लास्ट में इन्होंने जोड़ा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक आर्टिफिशियल हिमुलिन का फॉर्मेशन किया। तो कब किया, 1983 में। होस्ट क्या था, इकोलाई। कौन सी कंपनी थी, वेक्टर कौन सा यूज किया, ए और बी चेन प्रोड्यूस सेपरेटली एंड एक्सट्रैक्टेड, उसको आइसोलेट किया और कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इनका टारगेट था, ये मत भूल जाना, इस पर क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन हर साल आता है जीन थेरेपी पर, ठीक है, जीन थेरेपी पर 1990, तभी मैंने सारी जो सन है उनको बड़ा बड़ा लिखा है जिससे आपको दूर से दिखे। 1990 1990 में, यस, पहली बार एक बच्ची थी 4 साल की जिसको एक बीमारी थी SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्चुअल में उसका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, पूरा इम्यून सिस्टम उसका खराब हो चुका था। क्यों? क्योंकि इस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज, और इस एंजाइम को बनाने के लिए एक जीन की जरूरत होती है। उसके अंदर वो जीन म्यूटेंट था जिसकी वजह से ये प्रोटीन नहीं बन रही थी, ठीक है, ADA, और इस प्रोटीन के ना बनने की वजह से, इस एंजाइम के ना बनने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया था। ये प्रॉब्लम थी जिसको कहते हैं SCID।
तो जीन थेरेपी 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी, ठीक है। 4 साल की बच्ची थी, उसको एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए एंजाइम डेफिशिएंसी थी, एससीएडी रोग हो चुका था। इसकी वजह से उसमें ये एंजाइम नहीं बन रहा था, और ये एंजाइम क्या करता है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। तो भाई ये समस्या समझ में आ गई। अब इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है, या तो इस एंजाइम को रिप्लेस कर दो, बार बार एंजाइम इंजेक्ट करते रहो बॉडी के अंदर, एक तरीका ये है, या इसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, जो इतना आसान नहीं है, ठीक है, पर वो भी परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि बोन मैरो के सेल कुछ समय बाद फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या फिर तब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया जीन थेरेपी की जाए, ठीक है, यानी हम डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उसी के सेल को निकालते हैं, उसके डिफेक्टिव जीन को हटा करके हेल्दी जीन उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तब ये टेक्निक स्टार्ट हुई। अब मैं बताता हूं टेक्निक में होता क्या है। भाई कंडीशन क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और तीसरा जीन थेरेपी, आइसोलेशन ऑफ एडीए डिफेक्टिव लिम्फोसाइट। हमने क्या किया, उसी की बोन मैरो में से एडीए डिफेक्टिव लिम्फोसाइट को निकाला, क्योंकि उसी की निकालेंगे तो बॉडी उसकी एक्सेप्ट भी कर लेगी, ठीक है। अब उसकी डिफेक्टिव लिम्फोसाइट में एक वेक्टर की हेल्प से हेल्दी जीन इंसर्ट करा दिया, ठीक है, वही किया हमने, आइसोलेशन किया, फिर आरएनए से डीएनए बनाया। कौन सा डीएनए, ठीक है, सी डीएनए इसको बोलते हैं, जो आरएनए से डीएनए बनता है ना, सी डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्या कहते हैं इसको, हम सी डीएनए कहते हैं, सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। हम आरएनए से बनाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें इंट्रॉन नहीं होते, सारे एक्सॉन होते हैं। तो फंक्शनल एडीए सी डीएनए हमने बना लिया, ठीक है, रेट्रोवायरस में इसको जोड़ दिया और बन गया रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट को इंसर्ट कराया किसकी हेल्प से, भाई वायरस, भाई कौन सा वायरस लिया, रेट्रोवायरस, किसमें इंसर्ट कराया, डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो लिम्फोसाइट में वो जीन इंसर्ट हो गया, यानी अब लिम्फोसाइट हेल्दी, एडीए जीन उसमें पहुंच गया। अब इन लिम्फोसाइट को हमने कल्चर में ग्रो कराया बहुत लार्ज मात्रा में, सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, इनको कल्चर में ग्रो करा करके अब समय समय पर हम पेशेंट के अंदर इसी की लिम्फोसाइट को, जो हेल्दी जिनमें जीन है, उसी के बोन मैरो में इंसर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जीन थेरेपी एट अ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी परमानेंट क्योर। अगर यही टेक्निक, ये टेक्निक भी परमानेंट क्योर नहीं है, पर औरों से बेटर है, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें किसी और से लेना पड़ेगा, पता नहीं बॉडी एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बहुत जल्दी जल्दी एंजाइम, भाई कब तक अब इंसर्ट करोगे, हाँ, उसी की सेल को निकाल करके हमने हेल्दी जीन इंसर्ट करके कल्चर में ग्रो करा करके, और समय समय पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं, बॉडी एक्सेप्ट भी कर लेती है, हेल्दी सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ठीक है, पर परमानेंट क्योर नहीं है। अगर यही टेक्निक आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते तो ये परमानेंट क्योर हो सकता था, यानी वो इनिशियल फेज में, ब्लास्टोला वाली स्टेज में, ठीक है। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आपको किसी भी चीज की अर्ली डायग्नोसिस करनी है, यस अर्ली डायग्नोसिस करनी है, तो 3 टेक्निक हैं, पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी और एलाइजा। पीसीआर सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि जितना भी महामारी फैली थी कोरोना, सबको पता है पीसीआर लगा करके हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते थे सिम्टम आने से पहले, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी और एलाइजा, ये समझ लो, ऑटो रेडियोग्राफी से हम खाली डिसीज को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम म्यूटेशन को भी ढूंढ सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। जैसे मानो कोई जीन है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने रेडियो एक्टिव डीएनए सेगमेंट बना लिया, प्रोब जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं मतलब म्यूटेशन नहीं है, और ये जुड़ नहीं पा रहे मतलब कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गई, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, हाँ, रेडियो एक्टिव प्रोब का, तो मतलब म्यूटेशन नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा तो मतलब म्यूटेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज विथ टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर डिटेक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। और कहां देखते हैं हम, दिखता तो है नहीं, फोटोग्राफिक फिल्म, जैसे एक्सरे होता है ना, ऐसी फोटोग्राफिक फिल्म होती है। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद उसको फिल्म को निकालते हैं, और फोटोग्राफिक फिल्म मतलब उसको फिर एक्सरे के थ्रू फोटोग्राफिक फिल्म बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है या नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो म्यूटेशन नहीं है, और नहीं हो रहा मतलब म्यूटेशन हो चुकी है, ठीक है। और डिसीज के लिए भी करते हैं, और भी डिसीज के लिए भी डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन तो नहीं है, तो हम आपकी बॉडी से डीएनए निकालेंगे, उन पैथोजन के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास रखे हुए हैं, अगर हाइब्रिडेशन हो गया मतलब पैथोजन है, हाइब्रिडेशन नहीं हुआ तो पैथोजन नहीं है, मतलब उल्टा होता है। पैथोजन के केस में म्यूटेशन का उल्टा होता है, बस ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी टेक्निक क्या है, एलाइजा। एलाइजा एक्चुअल में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, आपको पता भी होगा, एड्स के लिए करते हैं, आज की डेट में तो बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं एलाइजा। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, इसमें आप पैथोजन के एंटीजन भी बॉडी में ढूंढ सकते हो, और पैथोजन के एंटीबॉडी भी आप बॉडी में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए प्लेट आती है, एलाइजा प्लेट, 96 बैल होते हैं, साथ में 2 बाइल और आती हैं, एक में
एंटीबॉडी होते हैं जो एंजाइम से जुड़े होते हैं, ठीक है, और उन एंजाइम का सबस्ट्रेट आता है दूसरी वाइल में। तो तीन चीजें आती हैं, एक प्लेट, एक सबस्ट्रेट और एक एंटीबॉडी जिसमें एंजाइम जुड़ा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, तभी तो बोलते हैं इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। तो जैसे मानो, ठीक है, आप एंटीजन एंटीबॉडी कुछ भी ढूंढ सकते हो, इसमें एंजाइम यूज करते हैं पेरोक्सीडेज जो एंटीबॉडी से जुड़ा होता है। जैसे मानो प्लेट है जिसके अंदर एंटीजन पहले से चिपका हुआ है, ये प्लेट है, इसमें एंटीबॉडी पहले से अटैच्ड है, जो भी पैथोजन ढूंढना है आपको, ठीक है। तो बॉडी का सैंपल डालोगे, अगर एंटीजन होगा तो बॉडी में मिलने वाले एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तब आप इन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डालोगे जो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं, और सबस्ट्रेट डालते हो, कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये बाइंडिंग हो चुकी है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। हाँ, एंटीजन ढूंढना है तो एंटीजन डालना, और एंटीजन से जुड़ जाते हैं तो फिर आप एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी डालोगे जिनमें एंजाइम जुड़े हुए हैं, और अगर इनकी बाइंडिंग हो रही है तो सबस्ट्रेट डालने पर कलर चेंज हो जाएगा, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। यानी एंटीजन को ढूंढना है तो भी आप इनको यूज कर सकते हो, और एंटीबॉडी को ढूंढना है तो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो एकदम मैंने सिंगल स्लाइड पे कन्वर्ट किया है कि कितने टाइप के ट्रांसजेनिक एनिमल बन चुके हैं, रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, जिसमें 95% अकेला माइस है, यस, ठीक है। यूज्ड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, भाई किसी भी जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पता करना है, किसी भी जीन का, ठीक है, तो आप नॉर्मल एनिमल में नहीं कर सकते, ठीक है, आप ट्रांसजेनिक एनिमल में उसकी फिजियोलॉजी और एक्सप्रेशन पता करोगे। हाँ, किसी भी डिसीज की स्टडी करनी है जो खतरनाक डिसीज होती है, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एल्जाइमर, पार्किंसंस, तो नॉर्मल एनिमल में आप इसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसके लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इस पर क्वेश्चन आता है, अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो एम्फाइसीमा, स्मोकर्स को होने वाली प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ, इसमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन दी जाती है दवा, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से बनाई है। ऐसी फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी हमने जो थेरेप्यूटिक्स हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू बनाए। इतना ही नहीं, तुम्हें पता होगा कि जो गाय का दूध है, काउ मिल्क, वो इतना प्रोटीनियस नहीं होता जितना ह्यूमन मिल्क होता है। तो साइंटिस्टों ने ह्यूमन मिल्क के उस जीन को ढूंढ लिया, ठीक है, जो प्रोटीन को बनाता है, उसको काउ के अडर में इंसर्ट करके काउ को ही ट्रांसजेनिक बना दिया, उसको बोलते हैं रोजी काउ। कब किया था? 1997, याद रखना, 1983, 1990, 1997, तीन हो गए, ध्यान रखना। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी थी रोजी, ठीक है, जिसका जो मिल्क था प्रोटीन इनरिच मिल्क था, ये मत भूल जाना, कितना प्रोटीन, 2.4 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन आता है कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। कौन सी प्रोटीन थी? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये प्रोटीन थी, ठीक है। इसके अलावा हम वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं, स्पेशली पोलियो वैक्सीन के लिए। तो पोलियो वैक्सीन का जब भी हम, ठीक है, और वो जो पूरे कंटेनर्स होते हैं तो कहीं इसमें कहीं है ना एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी वैक्सीन देखते हैं जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती हैं, ठीक है, हाँ, वो कभी कभी घातक हो जाती है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल पर ट्रायल करते हैं, ठीक ठाक है तब ह्यूमन में ट्रायल करते हैं, ठीक है। और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो ओनली 5 जगह यूज करते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ जीन, ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीज के लिए करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए चलेंगे, वैक्सीन सेफ्टी के लिए करेंगे, और केमिकल सेफ्टी के लिए करेंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज होता है मैक्सिमम केस में तो माइस ही यूज होता है, ठीक है। अब तो इथिकल इश्यूज क्या है, ठीक है, तो इथिकल इश्यूज का मतलब है कि भाई यहां तो आप पूरी बायोडाइवर्सिटी के संग छेड़छाड़ कर सकते हो, समझे, हाँ, कुछ भी कर सकते हो। तो एक कमेटी बनाई गई, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। इस कमेटी का काम क्या था? ये अप्रूवल देती थी कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका नाम मत भूल देना, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जब हम बायो पेटेंट की बात करते हैं, पेटेंट का मतलब होता है कि आपको हमने, ठीक है, आपको पावर दे दी, आपको राइट्स दे दिए कि आपके इन्वेंशन को अगर कोई यूज करेगा तो उससे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपको, ठीक है, मुआवजा वो आपको देगा, एक तरीके से कंपनसेशन, तब वो चीज यूज कर सकता है। इसको बायो पेटेंट कहते हैं। और बायो पायरेसी का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, हाँ, जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, तो अदर कंट्री के लोग वहां मिलने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या उन चीजों को खुद पेटेंट करा लेते हैं, जबकि वो वहां के हैं भी नहीं, ठीक है। अमेरिका इसमें सब थोड़ा दुष्ट था, सबसे पहले उसने इंडिया के राइस को पेटेंट कराया। इंडिया के अंदर राइस की 2 लाख वैरायटी होती हैं, 2 लाख वैरायटी, ठीक है, जिसमें बासमती की 27 वैरायटी है। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बासमती की 27 वैरायटी है, फिर भी 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती, इसने बासमती पर पेटेंट राइट ले लिया।
इतना ही नहीं, ठीक है, इन दुष्टों ने अफ्रीका में एक प्लांट था, ठीक है, पेंटा ब्राजियाना, ठीक है, हाँ, तो उसमें एक प्रोटीन बनती थी, ठीक है, ब्राजीन प्रोटीन, जो नॉर्मल शुगर से 2000 गुना मीठी थी, ठीक है, लो कैलोरी स्वीटनर। तो भाई उन्होंने उस प्रोटीन को भी पेटेंट कराया, उस प्लांट को भी पेटेंट कराया, उनको पता था आगे दिक्कत ना आ जाए। तो उन्होंने क्या काम किया, उस ब्राजीन नाम की, समझ रहे हो, उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को आइसोलेट कर लिया और अपनी जो लोकल मक्का थी, ठीक है, कॉर्न, उसमें इंसर्ट करके अब वो प्रोटीन मक्का से बना रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो 2000 टाइम्स स्वीट एज शुगर, ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने बायोपायरेसी की, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। और पेटेंटिंग को सुधारने के लिए इंडिया के अंदर दूसरा पेटेंटिंग बिल आ चुका है, एक पहला था जो कचड़ा था, ठीक है, अब इंडियन पेटेंट बिल सेकंड आ चुका है, सेकंड अमेंडमेंट बिल आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है, लेटेस्ट कौन सा आ चुका है, सेकंड आ चुका है। यहां आकर के आपका चैप्टर एंड हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि जितने भी मैं, ठीक है, मास्टर क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, या जितने भी मैं लास्ट टाइम पर शॉर्ट रिवीजन की जो आपको मटेरियल देने वाला हूं वो इसी टेलीग्राम पर देने वाला हूं, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सारे लोग कर लेना। और साथ में जितनी मास्टर क्लासेस हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी इस पर। 28 अप्रैल को जैसे मैंने आपको चैप्टर 15 से 20 मिनट में करा रहा हूं, ठीक है, 28 अप्रैल को पूरा मैं द लास्ट मैराथन लेने वाला हूं। टाइम देख लो, 28 अप्रैल है, कंप्लीट जूलॉजी होगी, 7 घंटे की होगी, एनसीईआरटी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहां पर मैं कराने वाला हूं, ठीक है, टोटल 7 घंटे में कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th, ठीक है, वन शॉट के अंदर, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या जिन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आते ही है, मतलब वो करा दूंगा, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो सेशन लगा हुआ है, एक बार आप लाइक कर दो उसको, ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, और कुछ और भी चीजें देने वाला हूं आपको, जैसे, ठीक है, मैं मतलब शॉर्ट समरी की फॉर्म में चीजें बना रहा हूं, ठीक है, जो फास्ट फास्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है, वो सारी मैं टेलीग्राम पे डालता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा, ठीक है, अगले सेशन में। एक बार कमेंट करके मुझे ये बता जरूर देना, ठीक है, ये सेशन क्या पूरा एनसीईआरटी से था या नहीं था, ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं ना क्या एनसीईआरटी है या नहीं, ये पूरा एनसीईआरटी से था या नहीं था, क्या एनसीईआरटी का कुछ छूटा है इसमें जो काम का है, ठीक है, और अगला सेशन आपको कौन सा चाहिए ये मुझे बता देना, ठीक है, उसको फटाफट तैयार करके मैं फटाफट फटाफट देता हूं। आप मुझे बस अपनी रिक्वायरमेंट बताते जाओ, मैं उसको बना बना के आपको देता जाऊंगा, ठीक है। बाद बाकी का सेशन को एक बार लाइक कर देना और मिलते हैं, फोड़ते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बाय बेटा।